ठीक है। इस प्लेटों पर अगर वी वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो इसका जो आवेश है वो 360 माइक्रोकूलम है, ठीक है। एक प्लेट में प्लस का 360 और दूसरे पे माइनस का 360। इसके बाद अगर अपने उस प्लेट का जो विभवांतर है जो मैंने वी वोल्ट लगाया है, अगर उसको 120 वोल्ट से घटा दिया जाए, ठीक है, यानी जो नया विभवांतर है वो V माइनस 120 कर दिया जाए, तो उस स्थिति के अंदर उसकी प्लेटों पर आवेश हो जाता है प्लस माइनस 120 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो अब अपने को उसके अलग अलग चीजें याद करनी है। पहला क्वेश्चन उसने पूछा है वे उसकी संधारित्र की जो प्लेटें हैं उसके ऊपर विभवांतर क्या है। तो अगर मैं क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो सबसे पहले विभव है उसका V और उस पे आवेश कितना है प्लस माइनस 360 माइक्रोकूलम। तो मैं अगर प्रारंभिक स्थिति में बात करूं तो प्रारंभिक स्थिति में अपने ये बोल सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में जो Q है वो किसके बराबर है 360 माइक्रोकूलम, यानी 360 में 10 की घात माइनस 6 कूलम। और ये Q है, Q किसके इक्वल हो सकता है CV के, यानी अपने पास CV का वैल्यू है 360 × 10 की घात माइनस 6 कूलम। ये मैंने इक्वेशन नंबर मानी है। अब अगर मैं इसकी दूसरी कंडीशन की बात करूं तो दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि अगर उसके विभवांतर को 120 वोल्ट से घटा दिया जाए तब उस पे आवेश इतना हो जाता है। यानी अंतिम स्थिति में अगर अपने बात करें तो अंतिम स्थिति में अपने ये चीज बोल सकते हैं कि जो Q डैश है वो कितना प्राप्त हो रहा है 120 माइक्रोकूलम, यानी 120 × 10 की घात माइनस 6 कूलम। तो ये किसके इक्वल होगा CV के। तो धारिता तो बदल नहीं रही क्योंकि वही संधारित्र है, लेकिन जो V है उसके लिए उसने प्रारंभिक V में से 120 वोल्ट की क्या कर दी है कमी कर दी है, यानी इसको लिख सकता हूं V माइनस 120, यानी जो नया V आएगा वो V में से 120 घटा के आएगा। तो C गुना V माइनस 120 बराबर कितना है 120 × 10 की घात माइनस 6 कूलम। तो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, उसने पहला क्वेश्चन पूछा है विभवांतर यानी वैल्यू चाहिए V की, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो अगर V की वैल्यू चाहिए तो C को हटाना पड़ेगा। तो C को कैसे हटा सकते हैं, दोनों को क्या कर दो डिवाइड, यानी समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दूं। तो ये लिख सकता हूं ऊपर बचेगा V माइनस 120, C से C कैंसिल आउट, तो नीचे क्या बचेगा सिर्फ V, यानी ये डिवाइड बाय ये, और इधर कितना बच गया 120 × 10 की घात माइनस 6 और बटे में 360 × 10 की घात माइनस 6, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, अगर इसको सोल्व करें तो ये इधर आएगा 3V माइनस 360 बराबर कितना V। तो इसको इधर लेके जाएं तो ये हो गया अपने पास 3V माइनस V बराबर कितना 360, तो 2V बराबर 360, तो V का वैल्यू कितना 180 वोल्ट, यानी यहाँ पे जो विभवांतर लगाया गया था वो कितने वोल्ट का लगाया गया था 180 वोल्ट का लगाया गया था। अगर दूसरे की बात है तो वो कह रहा है संधारित्र की धारिता। तो अगर अपने को V का वैल्यू पता है तो निकाल सकते हैं। तो अगर अपने समीकरण सेकंड को हल करने के लिए समीकरण फर्स्ट काम में ले, तो अगर समीकरण फर्स्ट देखें तो समीकरण फर्स्ट का वैल्यू है CV 360 गुना 10 की घात माइनस 6। तो अपने पास V का वैल्यू पता है कितना 180, तो C का वैल्यू आ सकता है 360 गुना 10 की घात माइनस 6 और बटे में कितना आएगा V का वैल्यू कितना 180, तो कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो C का वैल्यू आ गया 2 गुना 10 की घात माइनस 6 धारिता इसलिए है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास दूसरा C का वैल्यू। अगर तीसरा क्वेश्चन देखें तो वो ये कह रहा है कि आवेश का मान बताओ जब उसका जो विभवांतर है वो 120 वोल्ट से घटा दिया जाए, यानी अगर मैं देखूं तो Q किसके इक्वल होना चाहिए CV के। तो अपने को आवेश का मान पूछा, यानी Q का मान पूछा है कब, जब विभवांतर का मान 120 वोल्ट घटा दिया जाता। तो यहाँ पे जो C है C का वैल्यू अपने पास आ गया 2 × 10 की घात माइनस 6, लेकिन जो विभवांतर है उसके लिए वो ये कह रहा है कि जो विभवांतर है वो 120 वोल्ट क्या कर दिया जाना चाहिए बढ़ा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे विभवांतर कितना था 180, उसमें से उसने 120 वोल्ट क्या कर दिया है बढ़ा दिया। तो इसलिए इसको सोल्व कर सकते हैं अपने गुणा माइनस 6, ये कितना हो गया 300, तो ये होता है 600 × 10 की घात माइनस 6, ठीक है। और ये आएगा कितना कूलम, यानी आवेश आएगा 600 माइक्रो कूलम। तो इसलिए अपने जिस टाइप से क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धारिता के अनेक संधारित्र हैं, ठीक है, जिनको अनंत संख्या के अंदर, यानी ये जो जोड़ रखे इनकी संख्या क्या है अनंत है, उनको आपस में इस तरीके से जोड़ा गया। तो उसके लिए उसने ये पूछा है A व B के मध्य की तुल्य धारिता का क्या ज्ञात करो मान। तो अब अपने अगर बात करें कि कहीं पे कोई सी संख्या अनंत है, ठीक है, जैसे आपने लिखा भी
जैसे मान लो क्या है, ये जो मैंने लाइन खींची है वो कितनी है, अनंत है, तो उसमें से अगर मैं एक लाइन कम भी कर दूं तो उस अनंत पे की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, यानी अगर मैंने कहा कि कोई संख्या अनंत है तो उसमें से अगर मैं एक आध संख्या निकाल भी दूं, छोटी संख्याएं हैं, अगर मैं उससे निकाल भी दूं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला उस संख्या पे। तो अगर मैं इसके अंदर देखूं तो इनकी संख्या क्या है, अनंत है, तो अनंत संख्या है, तो उनमें से अगर मैं कोई एक आध संधारित्र हटा भी दूं, ठीक है, तो उस संधारित्र को हटाने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैंने ए और बी है, तो ए और बी जिस टाइप से है उसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को उठाऊं, इस बिंदु और इस बिंदु, ठीक है, तो उसी टाइप से जिस टाइप से ए और बी स्टार्ट हुआ है, तो उसी टाइप से अगर मैं इन दो बिंदुओं को उठाने की कोशिश करूं, ये बिंदु और ये बिंदु, इस बिंदु को नाम दिया मैंने P और इस बिंदु को नाम दिया मैंने Q। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो मैंने नए दो बिंदु मान लिए, इस पे एक P और एक है Q। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इनकी संख्या अनंत है, तो जिस टाइप से A और B है उनके मध्य अगर मैं संधारित्र की व्यवस्था देखूं तो A और B से सीधी लाइन आने के बाद बीच में इस टाइप से संधारित्र, वही व्यवस्था गौर से देखूं तो P और Q के मध्य, तो P और Q से अगर मैं चलना स्टार्ट करूं तो P और Q से चलने के बाद वापस वैसे चलने के बाद उसी स्थिति के अंदर वापस एक संधारित्र है जिस स्थिति के अंदर A और B के मध्य, यानी जो बिंदुओं की स्थिति A और B है, यानी A और B के अनुसार संधारित्र की जो व्यवस्था हो रही है वो व्यवस्था किस बिंदु के अनुसार हो रही है, P और Q के। यानी A और B से आगे करूं तो जिस टाइप से संधारित्र को दर्शाया गया ये और ये, उसी टाइप से आगे वाले को संधारित्र को दर्शाया गया P और Q के बाद। यानी P और Q बिंदु के बाद देखूं तो P A B के बाद जो ये संधारित्र है उसकी जगह P Q की जगह ये है, ठीक है, और इसकी जगह ये। यानी अगर मैं A और B से स्टार्ट करूं या फिर अगर P और Q से स्टार्ट होता तो अपने इनको अलग अलग नहीं कर सकते, यानी जो व्यवस्था A और B से चलने पे है वही व्यवस्था किस पे, P और Q पे। अब अपने बात की थी ये जो संधारित्र है वो कैसे है, अनंत है, तो अनंत संधारित्र के अंदर अगर मैं अनंत संख्या में है तो अगर मैं इतना भाग इसका हटा दूं, A और B वाला अगर इतना भाग हटा दूं तो ये कहां से स्टार्ट होगा, P और Q से। तो जो P और Q है, तो P और Q से अगर मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूं तो P और Q से अगर गौर से देखूं तो ये उसी टाइप का दिखाई दे रहा है जिस टाइप से A और B से दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी ये बोल सकता हूं कि जो AP बिंदु है वो PQ के बिल्कुल क्या एक टाइप से समतुल्य है, यानी उसके जैसे है। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं ये देखूं भी A और B, तो मैंने मान लिया कि माना AB के मध्य की तुल्यधारिता C डैश, मैंने ये मान लिया कि जो AB है उनके मध्य की तुल्यधारिता क्या है, C डैश। तो अगर मैं इस डायग्राम के अंदर गौर करूं तो अगर मैं AB वाला पार्ट थोड़ा सा हटा दूं, यानी अगर मैं दो संधारित्र कम कर दूं तो भाग बचेगा PQ वाले से। तो PQ है वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है, AB, यानी ये बोल सकता हूं भी अगर मैं AB वाले दो पार्टों को हटाऊं तो जो बिंदु A और B की स्थिति है उन स्थितियों को कौन ले लेगा, P और Q। अब धारिता में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, देखो अगर मैं इनकी संख्या देखूं तो संख्या क्या है, अनंत। तो अगर अनंत संख्या में से मैं कोई से भी दो संधारित्र हटा दूं तो उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जैसे अनंत है उसमें से अगर एक घटा दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अनंत ही माना जाएगा। यानी यहाँ पे अगर मैं देखूं तो A और B है उसी की तरह कौन है, P और Q। तो अगर मैं AB वाला पार्ट हटा भी दूं तो P और Q बचेगा, तो P और Q की जगह वापस क्या लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूं भी माना AB के मध्य की तुल्यधारिता C डैश है तो PQ के मध्य की तुल्यधारिता भी क्या होगी, C डैश। धारिता भी C डैश होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि AB और PQ दोनों एक दूसरे के जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इस डायग्राम को अगर मैं देखूं तो इस डायग्राम को ये बना सकता हूं क्या, मैंने A और B बिंदु यहाँ पे लिया, उसके बाद अगर इस डायग्राम को देखूं तो ये संधारित्र C है, इसके बाद ये संधारित्र कितना है, C। तो यहाँ पे मैंने बिंदु P लिया है और उसके नीचे बिंदु क्या लिया है, Q लिया है। ठीक है, और P और Q के मध्य की तुल्यधारिता भी क्या है,
सी डैश है तो इसका मतलब तुल्य धारिता का मतलब ये है कि सबको मिला के एक अकेली कितनी धारिता आएगी। तो यहाँ पे अगर एक पी क्यू देखूं तो पी क्यू की ये तुल्य धारिता मैंने क्या मानी है सी डैश। इसका मतलब ये है कि पी और क्यू के मध्य जो भी संधारित्र हैं उन सबको हटा के मैं अकेला संधारित्र रख सकता हूँ जिसकी धारिता कितनी हो सी डैश। इसलिए मैंने पी क्यू के अंदर सबको हल करके उसका उत्तर कितना लिख दिया मैंने मान लिया सी डैश, क्योंकि उसकी तुल्य धारिता क्या है सी डैश। तो तुल्य धारिता सी डैश होने का मतलब ये है कि जो पी क्यू के अंदर जो सारे संधारित्र हैं उनकी जगह सिर्फ एक संधारित्र रख सकता हूँ कितनी धारिता का सी डैश का। अब अगर अपने देखें तो मुझे पूछा गया एक ही के मध्य की तुल्य धारिता यानी सी डैश का मान, तो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है सी डैश। तो अगर मैं इस परिपथ को हल करूं तो परिपथ को हल करने के लिए देखूं तो जो ये और जो सी और जो सी डैश है वो एक ही लाइन में लिख रहे हैं, यानी कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में। तो अगर मैं इसको हल करूं तो ये लिख सकता हूं सी व सी डैश, ये सी और ये जो सी डैश है वो कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए जो तुल्य धारिता आती है वो क्या लिखते हैं 1/c डबल डैश, क्योंकि संधारित्र के लिए जो तुल्य धारिता आती है श्रेणी क्रम में वो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 होती है, यानी 1/c डबल डैश बराबर 1/c प्लस 1/c डैश। तो यहाँ से इसको हल करूँ तो c डैश तो ये बच गया c डैश प्लस c, तो ये तो है c डबल डैश, तो c डबल डैश का वैल्यू कितना आएगा c डैश बटे c डैश प्लस c। तो यानी मैंने जो इन दोनों को हल किया उन दोनों को हल करने के बाद कितना आ गया सी डबल डैश। तो अगर नया डायग्राम बनाऊं मैं तो नए डायग्राम के अंदर ये देख सकते हैं ये बिंदु ए है ये बिंदु बी है, इनके मध्य ये संधारित्र सी है। तो जो बचे हुए दोनों संधारित्र थे उनकी तुल्य धारिता मैंने हल करके कितनी निकाली सी डबल डैश, यानी ये जो है वो कितनी धारिता है सी डबल डैश। इन दोनों को हल करने के बाद तो इस बिंदु से स्टार्ट में इन दोनों की जगह सी डबल डैश आ गया और वापस कौन से बिंदु से इसी बिंदु से जोड़ दिया गया, ठीक है। तो अब अगर देखो कि ये दोनों कौन से क्रम में समांतर क्रम में, समांतर क्रम में होने का मतलब ये है कि अब इनकी तुल्य धारिता क्या आएगी सी ट्रिपल डैश। तो सी ट्रिपल डैश देखो तो वो क्या आनी चाहिए सी प्लस सी डबल डैश, क्योंकि जो समांतर क्रम है उसमें तुल्य धारिता सी बराबर क्या लिखते हैं c1 प्लस c2, तो दूसरी धारिता आ गई है। अब अगर मैं देखूं तो जो सी ट्रिपल डैश है वो इस सारे को हल करने के बाद आया है, यानी वो किस किस के मध्य की तुल्य धारिता है ए और ए बी के मध्य की, जिसको मैंने किससे लिखा है सी ट्रिपल डैश से। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ए और बी के सारा परिपथ हल करने के बाद अपने पास धारिता कितनी है सी ट्रिपल डैश, जबकि अपने उसकी तुल्य धारिता क्या मानी थी सी डैश। तो यहाँ पे ये देख सकता हूँ जो सी ट्रिपल डैश है वो किसके बराबर होना चाहिए सी डैश के, क्योंकि जो सी ट्रिपल डैश आ रहा है वो एपी के मध्य की तुल्य धारिता आ रही है और एपी के मध्य की तुल्य धारिता अपने क्या मानी थी सी डैश। तो सी ट्रिपल डैश को क्या लिखा जा सकता है सी प्लस सी डबल डैश, तो सी डैश इक्वल्स टू सी प्लस सी डबल डैश का वैल्यू कितना है सी डैश अपॉन सी डैश प्लस सी। तो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है सी डैश की, तो इसको हल करो। तो अगर इसको सोल्व करें अपने तो इसको ये लिखते हैं सी डैश माइनस सी बराबर सी डैश बटे सी डैश प्लस सी। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो सी डैश माइनस सी और ये सी डैश प्लस सी बराबर सी डैश, तो a माइनस बी और a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर सी डैश। तो इसको सोल्व करो तो सी डैश स्क्वायर माइनस सी डैश और माइनस सी का स्क्वायर बराबर कितना 0। तो इसको अपने सीधे दराचार से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखूं तो ये जो समीकरण है उसको अगर मैं सी डैश का वैल्यू अपने को निकालना है तो सीधे दराचार क्या बात कहता है कि कोई भी समीकरण अगर है तो उस पे x का वैल्यू क्या आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। यहाँ पे अगर अपने ये समीकरण देखें तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के लिए अगर अपने सीधे दराचार लगाएं तो सीधे दराचार ये बात कहता है कि जो वैल्यू आनी माइनस का b प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac, a होता है तो x स्क्वायर के साथ गुना होता है, b होता है तो x के साथ गुना होता है और जो c होता है वो होता है सबसे लास्ट वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो c डैश का वैल्यू b यानी जो x के साथ गुना है, x के साथ गुना कौन है c डैश के साथ कौन गुना है माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस यानी ये तो हो गया c प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर यानी c स्क्वायर माइनस 4 a गुणा है जो आगे गुणा है 1 c डैश के स्क्वायर के साथ 1 गुणा है और c होता है तो सबसे लास्ट वाला टर्म, सबसे लास्ट वाला टर्म माइनस का c स्क्वायर, तो माइनस का c स्क्वायर में भी किसका हो गया प्लस का अपॉन 2 a की जगह कितना है 1, ये बच गया c प्लस माइनस रूट का
5c², ठीक है, और अपॉन में कितना 2। तो अगर इसको सोल्व करें तो c प्लस माइनस √5 गुना c अपॉन में 2। तो यहाँ पे अगर देखूं तो ये बच गया 1 प्लस माइनस √5 बटे 2 गुना क्या आया c, यानी आया c डैश का वैल्यू, यानी तुल्यधारिता ये आनी चाहिए। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो प्लस या फिर माइनस। तो अगर मैं माइनस वाला दूं तो √5 1 से बड़ा हो गया, तो धारिता किसकी आएगी माइनस की, जो कि संभव है नहीं है। इसलिए जो c डैश है यानी जो तुल्यधारिता है उसका वैल्यू प्राप्त होगा 1 प्लस √5 बटे 2 गुना कितना c, जो कि उसके मध्य की तुल्यधारिता को क्या करता है दर्शा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संधारित्रों का संयोजन दिया गया उसके अंदर अपने को a और b के मध्य की तुल्यधारिता का मान क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब भी अपने को इस टाइप का परिपथ है तो उसके अंदर अपन को एक चीज ये देखनी है कि श्रेणी समांतर कौन सा संयोजन हो रहा है। अगर वो एक ही रेखा के अंदर आ रहे हैं तब तो होता है श्रेणी, और अगर वो समांतर में बराबर में आ रहे हैं या फिर ऐसी व्यवस्था हो जिसके अंदर विभवांतर का मान क्या हो समान हो, तो वो वैसे कैसी व्यवस्था होती है समांतर क्रम की। तो उसके अंदर अपने को उसको चेक करना है। तो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊं, तो इस डायग्राम को अगर मैं देखूं तो बिंदु A से अगर आगे की व्यवस्था देखूं तो उस बिंदु से दो वायर अलग निकल रहे हैं, ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, दोनों पे 5 माइक्रोफैरड जो है उसका संधारित्र लगाया गया। अगर गौर से देखूं तो A बिंदु से एक वायर, उसके बाद कितने वायर हैं दो, एक ऊपर की साइड एक है नीचे की साइड, तो एक वायर में ऊपर की साइड एक है और एक साइड है नीचे की साइड। उसके बाद अगर देखूं तो इस वायर और इस वायर के बीच में कितने का है 5 माइक्रोफैरड। तो इस वायर और इस वायर के बीच में मैंने एक नया संधारित्र जोड़ के कितने माइक्रोफैरड का 5। उसके बाद जो जॉइंट हुआ गया है उससे भी आगे 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से भी नीचे की साइड कितने माइक्रोफैरड का 5 माइक्रोफैरड का। और ये जो दोनों वायर है वो फिर आपस में क्या है कनेक्टेड, इन वायरों से आगे कनेक्टेड कितने का है 5 माइक्रोफैरड। और फिर जाके कौन सा बिंदु आता है बी, यानी ये जो व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार की है जिसके अंदर अपने को श्रेणी समांतर क्या करना है पहचानना है। तो अगर इसके अंदर देखूं तो ये एक लाइन के अंदर भी नहीं है, बीच में ये निकल रहा है, श्रेणी क्रम भी नहीं है ना ये समांतर में, क्योंकि इसके बाद आगे ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी श्रेणी समांतर नहीं है तो उसके अंदर अपने को एक चीज गौर करनी है। अपने एक बात की थी भी जो संधारित्र है वो आवेश क्या करता है ग्रहण करता है, और अपने ये भी बात की थी आवेश पुनर्वितरण के अंदर भी आवेश का स्थानांतरण जो है वो सिर्फ तब तक होता है जब तक दोनों बिंदुओं का जो दोनों वस्तुएं उनका विभव क्या नहीं हो जाए समान। यानी अगर बिंदु A और B कोई भी दो बिंदु है, अगर उन दोनों बिंदुओं का विभव क्या हो जाए समान हो जाए तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य किसी भी प्रकार की धारा या फिर जो आवेश है इन दोनों का स्थानांतरण नहीं हो, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर मैं ये देखूं भी ये बिंदु A है और ये संधारित्र उसके बाद बिंदु B है, तो अगर A और B दोनों का विभव समान है तो ये संधारित्र किसी काम का नहीं, क्योंकि इसमें से न तो धारा प्रवाहित होगी और न ही इसमें क्या आएगा आवेश। क्योंकि अपने एक चीज ये पता है भी आवेश पुनर्वितरण के अंदर आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक उसके ऊपर विभव का मान क्या नहीं हो जाए समान नहीं हो जाए। तो अगर मैं बिंदु A की बात करूं तो बिंदु A पर विभव दो भी होगा VABC, उससे अगर आगे देखूं तो आगे उसके दो वे हैं, तो फर्स्ट वे पर भी 5 माइक्रोफैरड दूसरे पे भी 5 माइक्रोफैरड, यानी जो दोनों संधारित्र हैं उनके ऊपर उनका जो धारिता है वो क्या है समान है। तो अगर धारिता समान है तो उन दोनों के कारण जो विभव परिवर्तन होगा वो भी क्या आएगा समान है। तो अगर धारिता समान है विभव परिवर्तन भी समान आएगा, तो इन बिंदुओं पे अगर देखूं तो जो विभव इसके बिंदु पे आना चाहिए वो विभव इस बिंदु पे आएगा, यानी इस बिंदु जो P है और जो Q है दोनों पे विभव का मान क्या प्राप्त होगा समान। क्योंकि अगर बिंदु A से मैं इस साइड चढ़ने की कोशिश करूं तो बिंदु A से इस साइड चढ़ूं तो जो संधारित्र जितनी धारिता का संधारित्र जैसा संधारित्र ऊपर है वैसे का वैसा संधारित्र किधर है नीचे, यानी दोनों के दोनों जो है वो समान परिवर्तन उत्पन्न करेंगे। तो अगर दोनों के दोनों समान परिवर्तन उत्पन्न करेंगे तो इसका मतलब है जो बिंदु P है और जो Q है उन दोनों बिंदुओं का विभव क्या होगा समान, और अगर विभव समान हो गया तो विभव समान होने के कारण इनके ऊपर कोई भी आवेश में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कोई भी आवेश प्रवाह नहीं होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि जो बिंदु P और Q है उनके ऊपर विभव का मान समान है तो ये जो बीच में संधारित्र है इसका कोई काम नहीं है, न कि आवेश रख सकता है और नहीं
कोई धारा का क्या कर सकता है, प्रवाह कर सकता है। तो इसलिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ। तो ये जो व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। बीच वाले संधारित्र को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आगे वापस वही संधारित्र और इसको 5 माइक्रोफैराड का संधारित्र। ठीक, तो अब अगर इसमें देखूं तो ये और जो ये है वो दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी, ये और ये भी दोनों श्रेणी में। तो इनको सोल्व करो तो अगर मैं इन दोनों का श्रेणी सोल्व करूं तो श्रेणी क्रम के लिए 1/c आना चाहिए, जिसको लिख सकता हूं 1/c1 + 1/c2। तो ये भी 5 का और ये भी 5 का, तो 1/5 + 1/5। तो 1/c का वैल्यू कितना आएगा, 2/5। तो c का वैल्यू कितना, 5/2। इसी प्रकार से नीचे वाला में कितना, 5/2। तो अगर इसको सोल्व करूं तो व्यवस्था कुछ ऐसी होगी, ऊपर भी 5/2 का, नीचे वाला भी कितने का, 5/2 का, और उसके बाद आगे कितने का, 5 का। तो अगर 5/2 और 5/2 तो इन दोनों को देखो कि ये कौन से क्रम में, समांतर में। समांतर में c बराबर क्या आता है, c1 + c2। तो c1 + c2 यानी 5/2 + 5/2 कितना आएगा, 5। ठीक है, तो इन दोनों को हल करने के बाद कितना आ रहा है, 5। तो अब ये व्यवस्था कुछ ऐसी होगी, इन दोनों को हल करने के बाद कितना, 5, और आगे वाला में कितना है, 5। तो किस किस के मध्य, a और a, b, तो a और b के मध्य जो 5, 5 है वो दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए 1/c बराबर कितना आएगा, 1/5 + 1/5। तो 1/c बराबर कितना, 2/5। तो c आएगा कितना, 5/2। यानी जो AP है उन दोनों के मध्य की धारिता क्या कितनी आएगी, 5/2। तो इस टाइप का कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कोई संधारित्र हो और उस संधारित्र के दोनों सिरों पर अगर विभव का मान समान है तो उस संधारित्र को वहां से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। यही प्रोसेस अपने कर सकते हैं प्रतिरोध के लिए भी, जहां पे अपने बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु की। ठीक है, तो इसलिए अगर दो बिंदुओं के मध्य कोई एक संधारित्र जोड़ा गया है और उस संधारित्र के जो सिरे हैं यानी जो दोनों बिंदु है उन पे अगर विभव का मान समान है तो उस संधारित्र को वहां